अमेरिका को, इज़राइल को, इंडिया को, पाकिस्तान को, बाकी सारे देशों को मिल करके ये कहना चाहिए कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर रहे हैं और तब ईरान से कहें अब हम तुम्हें नहीं बनाएंगे। तो ये प्रॉक्सी वॉर जो जिसकी बात हो रही है कि हूती प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और हमास प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ तो एक पूरा का पूरा कंट्री कर रहा है। लेकिन सर, ये इज़राइल की सरकार कहते हैं वो ताकत अकेली ताकत है दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने पड़ोसी मुल्कों की जमीनें हथियाने के लिए, वहां के लोगों को बेदखल करने के लिए, वहां के लोगों को रेफ्यूजी बनाने के लिए और उनके ऊपर लगातार जुल्म किया। साथियों नमस्कार। मिडिल ईस्ट में बीते 2 साल बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण और चिंताजनक बीते हैं, लेकिन बीते 3 दिन उन 2 सालों से कहीं ज्यादा टेंस, कहीं ज्यादा खतरनाक तस्वीर को सामने रख रहे हैं। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था जिसमें वे कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, जिसमें कि वो न्यूक्लियर प्रक्रिया भी शामिल थी जिससे एनर्जी बनाई जाती है। लेकिन गल्फ में एक उभरती हुई न्यूक्लियर पावर को बर्दाश्त वेस्ट नहीं कर पा रहा है शायद, और मोहरा बनाया जा रहा है इजराइल को। यह बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, क्या क्या पर्सपेक्टिव इस पूरी सिचुएशन के हैं जो कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में डेवलप हो रही है, उस पर भारत का क्या जो है रुख होना चाहिए और भारत पर क्या असर इस सिचुएशन का हो सकता है, इसी सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रजा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोलता हिंदुस्तान पर। सर, जब इजराइल ईरान पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, जहां वे न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहे हैं, उस पर अटैक करता है, तो एक ऐसी सिचुएशन बनके सामने आ जाती है जो कि एक भयंकर तस्वीर को सामने रख रही है। मिडिल ईस्ट में अशांति होना यानी कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ना साफ तौर पर जाहिर है। सर, पहला सवाल तो यही होगा कि इन दो बड़े देशों में जो टेंस सिचुएशन है उसका भारत पर क्या असर हो सकता है? इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करूं कि भारत पर क्या असर हो सकता है, दो एक बातें बहुत जरूरी हैं कहना। पहली बात ये है कि मैं एज अ साइंटिस्ट और एज अ प्लैनेट अर्थ का सिटीजन होना, यानी शहरी होना, इस धरती पर बसने वाले एक इंसान की हैसियत से मैं जंगों के खिलाफ, जंग कोई भी हो, कहीं भी हो, उसके खिलाफ हूं। इस बात पे मैं आता हूं अभी कि क्यों खिलाफ हूं, लेकिन दूसरी बात भी कहना बहुत जरूरी है कि मैं हर हथियार और हर तरह की हिंसा के भी खिलाफ हूं। सवाल ये है ही नहीं कि हिंसा किसने शुरू की, कब की, वगैरह वगैरह, ये सवाल नहीं। हिंसा सिर्फ एक हालत में जायज होती है और वो तब है जब आपके ऊपर हिंसा शुरू कर दी जाए, यानी आपको की जान को खतरा हो, आपके देश को खतरा हो जाए और आपकी लोगों के ऊपर अटैक हो। अटैक से पहले और अटैक के बाद हिंसा जायज नहीं। मैं हथियारों के क्यों खिलाफ हूं? मैं हथियारों के इसलिए खिलाफ हूं कि हथियार इंसानियत के लिए और कोई काम नहीं करते सिवाय इसके कि वो जिंदगी के खिलाफ हो। यानी हथियारों से कुछ और पैदा नहीं किया जा सकता। आपने मिसाइल पैदा किया तो मिसाइल और कुछ नहीं कर सकता। आपने बॉम्ब पैदा किया तो बॉम्ब कुछ भी और नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उसका इस्तेमाल किया जाए जिंदगी को खत्म करने के लिए। अगर गोली है तो वो भी और किसी काम में नहीं लाई जा सकती सिवाय इसके कि वो किसी की जान ले। वो जानवर हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, यानी जिंदगी के खिलाफ। मैं जंगों के इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि जो किताब पहली हिस्ट्री की किताब कहलाती है, हेरोडोटस की लिखी हुई हिस्ट्रीज, उसमें वो बड़ी एक खूबसूरत बात कहता है और घटना बताता है कि एक राजा दूसरे राजा को, जिसको हरा दिया उसने, उससे पूछ रहा है कि तुम वॉर के खिलाफ हो या वॉर के साथ हो, जंग के। तो वो कहता है कि कोई जंग के साथ हो ही नहीं सकता। हारा हुआ
राजा कह रहा है कि कोई जंग के खिलाफ नहीं हो सकता, इसलिए कि जंगों में बाप बेटों की लाशें उठाते हैं और अमन में बेटे बाप की। ये फर्क है दोनों में, अमन और शांति। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हर इंसान को वॉर के खिलाफ होना चाहिए, ये तो बात साफ हो जाती है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो आजकल कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर रही है, उसके ऊपर हमें नजर डालनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 चीजें हुई जो हमारी जी आंखों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन बना, एक यूएन चार्टर बना जिसमें जंग के दौरान भी आप क्या नहीं करेंगे ये चार्टर बताता है। यानी आप स्कूलों के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेंगे, आम आदमी के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेंगे, कॉलेजेस के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग नहीं करेंगे, रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर बॉम्बिंग। ये सारी चीजें, और यहां तक हमने बात की कि जब कोई फौज होगी और वो सरेंडर करता है या कोई आपकी टेरिटरी में आप किसी दूसरे दुश्मन के किसी सिपाही को पकड़ लेते हैं तो उसके भी अपने हक होंगे। आप ये जिनीवा कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन की बात कर रहा हूं मैं। यानी इंसानियत ने मिल करके, देशों ने मिल करके ये कुछ हदें तय की थी जिनको आप लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भी हुआ कि हिटलर के खत्म होने के बाद ज्यादातर देशों ने ये डिसाइड कर लिया कि वो दूसरों के साथ और खासतौर से पड़ोसियों के साथ जंग नहीं करेंगे। यानी इसके लिए जंग नहीं की जाएगी कि दूसरे की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करें। इन दोनों चीजों को वायलेट करने वाले 2 कंट्रीज रहे, एक यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा इजराइल। यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने मुल्कों के साथ और जितने मुल्कों पे हमला किया है उसको काउंट करना भी जरा सा मुश्किल काम है। आम आदमी को शायद ये पता भी ना लग पाए, बस यही कह सकते हैं हम कि दुनिया के हर हिस्से में उन्होंने हमला किया है किसी ना किसी शक्ल में इस प्लैनेट के ऊपर, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इतने हमले किए। और अकेला देश इजराइल है जिसने पड़ोसी देशों के ऊपर न सिर्फ अपने हर पड़ोसी देश के ऊपर हमला किया है बल्कि उनकी टेरिटरीज हड़पने के लिए हमला किया है, जो हिटलर ने किया था। तो अकेली दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसको हम सहूनी ताकत या इजराइल की सरकार कहते हैं, वो ताकत अकेली ताकत है दुनिया में, और कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने पड़ोसी मुल्कों की जमीनें हथियाने के लिए, वहां के लोगों को बेदखल करने के लिए, वहां के लोगों को रेफ्यूजी बनाने के लिए और उनके ऊपर लगातार जुल्म किया। जेनेवा कन्वेंशन का हर एक जो जो, जो वादा था, जो लक्ष्मण रेखा थी, वो हमें पिछले 20 महीनों में क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है इजराइल। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इजराइल की बात कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं और आज के दौर में कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि इजराइल को किस तरह से वहां यहूदियों को बसाया गया और वगैरह वगैरह, वो हिस्ट्री का पार्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और यंग जनरेशन तो खासतौर से नहीं जानती। उन्हें पढ़ना चाहिए कि इजराइल बना कैसे। उनको लगता है कि देश हमेशा से था वहां पर, वो देश नहीं था, और बड़े जमाने तक ये बात नहीं मानी गई कि वो उसको देश माना भी जाए या ना माना जाए। हमारा देश भी नहीं मानता था। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा देश, जब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, तो 5000 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है हमारी इंडिया जिसे कहते हैं, या हिंद जिसे कहते हैं, या हिंदुस्तान जिसे कहते हैं, या हिंदी। ये शब्द
ईरान से हम तक पहुंचे। हिंदू शब्द ईरान से अवेस्ता लैंग्वेज में था और हम तक वो पहुंचा है, जिसे हमने अपना लिया। हमने उसे एक मजहब का नाम दे दिया। ये रिलेशनशिप 5000 साल पुरानी। और अगर रीसेंट टाइम्स में देखा जाए, पिछले 70 सालों में देखा जाए, तो ईरान ने हिंदुस्तान की लगातार मदद की है जब जरूरत पड़ी है, तेल के मामले में खास तौर से। हमको अभी रिसेंटली जब सैंक्शंस लगाई गई ईरान के ऊपर, उसके बावजूद उनके साथ हमारे ताल्लुकात रहे, उन्होंने हमको मदद की है लगातार। तो हमारी जो रिलेशनशिप है उनके साथ, अगर हम सभ्यता की रिलेशनशिप को देखें तो वो लगभग 5000 साल पुरानी है। इजराइल लगभग 60-70 साल पहले पैदा हुआ। तो अगर रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, तो इजराइल के साथ हमारी रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा 20 साल पुरानी है, क्योंकि उससे पहले वीजा के ऊपर, मेरे वीजा के ऊपर पिछले लिखा हुआ है कि इट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री अदर देन इजराइल एंड साउथ अफ्रीका। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मेरी अपनी याददाश्त की बात है। तो हमारे रिलेशनशिप इजराइल के साथ कभी नहीं रहे। ये 2014 के बाद जो एक उफान आया है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी एकदम से मोहब्बत जाग उठी है इजराइल के लिए, उसमें हमें यह समझना चाहिए कि हर एक शख्स को इन दोनों चीजों में फर्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक होती है सरकार, और देशों की सरकारें बदलती हैं, उनकी पॉलिसीज बदलती हैं। वहां पर कभी डेमोक्रेटिक आ जाते हैं और कभी फैशिस्ट आ जाते हैं, लेकिन जनता, अवाम स्टेबल होते हैं, नहीं बदलते। अवाम अवाम होते हैं। और बर्तोल्द ब्रेख्त बड़े खूबसूरती के साथ अपने एक नज्म में कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे नेता हैं वो अपने अवाम खुद ढूंढ लें। ऐसा अवाम ढूंढते हैं और कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, और ये गलती लगातार इजराइल में होती रही है। आज की सिचुएशन और हमारी पोजीशन जो होनी चाहिए, उसमें कुछ चीजें बहुत हमें क्लियर होनी चाहिए। जहां मैंने जिक्र किया कि हमारी 5000 साल की हिस्ट्री है, वहां के अवाम के साथ, वहां की सरकार के के साथ नहीं। सरकार वहां की दमन वाली सरकार है। उसने औरतों के ऊपर दमन किया है, उसने वहां के आर्टिस्ट के ऊपर दमन किया है, उसने वहां के बुद्धिजीवियों के ऊपर दमन किया है, और लगातार किया है इस बीच में। तो मैं सरकार के साथ नहीं खड़ा, लेकिन ईरान के अवाम के साथ खड़ा। मैंने शुरू में ही कहा, मैं हर तरह के हथियार के खिलाफ हूं, तो मैं न्यूक्लियर हथियार के भी खिलाफ हूं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इजराइल हो, यूरोपियन यूनियन हो, या कोई और देश हो इंक्लूडिंग इंडिया, हमारा ये मुंह नहीं है कि हम ईरान से कहें कि तुम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अगर ये पोजीशन होती इन मुल्कों की, जिनका नाम मैंने लिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, अमेरिका, इनमें से कोई भी मुल्क अगर ये पोजीशन ले रहा होता आज की डेट में कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर रहे हैं और हम ईरान को नहीं बनाने देंगे हथियार, तो कहीं ज्यादा बेहतर मॉरल पोजीशन होती, मैं शायद उनके साथ खड़ा होता। पर उनका कोई मुंह नहीं है ईरान से ये कहने का कि तुम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे, हमें आजादी है। इसके बावजूद ईरान ने एनटीपी साइन की, न्यूक्लियर
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है, और जो इजराइल ने नहीं की साइन, उससे नहीं कहा गया, उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा। यहां इंस्पेक्शन किया गया और लगातार इंस्पेक्शन को वो वेलकम करता रहा। रिजीम कोई भी रही, वो वेलकम करते रहे। 3 दिन में एक और राउंड शुरू होना था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और फिर उस बीच में अटैक हो जाता है। क्या मतलब समझे, कैसे हो जाता है अटैक बिना अमेरिका के जाने हुए? लोग अक्सर ये कह रहे हैं, और खास तौर से भक्तों के जो आए हैं मेरे कमेंट्स मेरे बॉक्स में, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास अगर आ गया तो वो हूती को दे देंगे, वो हमास को दे देंगे न्यूक्लियर आर्म्स, वो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को दे देंगे। तो पहली बात तो ये है, इनमें से ज्यादातर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने और इजराइल ने बनाया है। उनमें से कुछ हाथ से निकल गए इनके, ये अलग बात है। बना के खड़े करने वाले ये नंबर 1। नंबर 2, इन भक्तों को आकर के ईरान ने बताया कि हम देने जा रहे हैं। वो प्रॉक्सी वार की बात कर रहे हैं। आज तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रॉक्सी वार जो है वो इजराइल अमेरिका के शय पर लड़ रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट G7 छोड़ करके चले गए, तो क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि ये वॉर उनकी वॉर है? अगर कोई टेररिस्ट स्टेट है इस दुनिया में इस वक्त मौजूद, जिसे अमेरिका ने सबसे मजबूती के साथ खड़ा कर रखा है, तो वो इजराइल है, जो अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट। ये है प्रॉक्सी वॉर। और सारे जितने असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिका का है। जो आयरन डोम बनाया था, जिसको ईरान ने पेनिट्रेट कर लिया, वो आयरन डोम ढह गया पूरी तरह से। वो सारा का सारा अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी। आज भी जर्मनी हो, यूके हो और बाकी यूरोपियन यूनियन हो, वो उन्हें असलहा दे रहे हैं, वो उनको आर्म्स दे रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर जो जिसकी बात हो रही है कि हूती प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और हमास प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ तो एक पूरा का पूरा कंट्री कर रहा है। लेकिन सर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक चीज तो ये भी हम देख सकते हैं कि अगर आक्रांता के हाथ में बंदूक है, जैसे कि इजराइल है, इजराइल मिडिल ईस्ट में टेक्नोलॉजिकली वेपन्स के मामले में शायद सबसे मजबूत देश हो सकता है। अगर आक्रांता के हाथ में बंदूक है तो हमारे हाथ में होनी भी जरूरी है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस तो हर किसी के पास है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इतनी ज्यादा परेशानी कैसे हो सकती है कि क्या या तो हम एक और न्यूक्लियर पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर कंट्रोल चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर? इन दोनों में से क्या हो सकता है, क्या ज्यादा संभावना है? मेरा मानना यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सबके खत्म होने चाहिए, जो मैंने पहले भी ये नहीं, अगर हैं औरों के हैं तो उनसे बचने के लिए तो हमें चाहिए होगा ना, एक न्यूक्लियर डेटरेंट तो चाहिए होगा ना, कि अगर आप चलाएंगे तो हम पे भी है, हमारे साथ भी कुछ ताकत है जो हम वापस कर सकते हैं आपको। किसी भी हथियार ने कभी भी डेटरेंट का काम नहीं किया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और इस बीच जब न्यूक्लियर हथियार हैं हमारे पास, जब से हैं, तब से हम 2 वॉर्स लड़ चुके। डेटरेंट का काम न्यूक्लियर वेपन नहीं करता, उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर हथियारों की इस दुनिया को जरूरत है, और इतने न्यूक्लियर हथियारों की कि इस पूरी दुनिया पे जिंदगी ही खत्म हो जाए? जी।
कोई नैतिक आधार हो सकता है क्या इस तरह के हथियार बनाने का? सवाल ये है कि आपका नैतिक पोजीशन नहीं है आपकी, क्योंकि आपने हथियार बना रखे हैं, इसलिए दूसरे से कहने की अमेरिका को, इज़राइल को, इंडिया को, पाकिस्तान को, बाकी सारे देशों को मिल करके ये कहना चाहिए कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर रहे हैं, और तब ईरान से कहें अब हम तुम्हें नहीं बनाएंगे। पहली सर बात। जी जी, आप खत्म कीजिए, उसके बाद मैं ऐड करता हूं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करते हैं तो फिर बड़ी आसानी के साथ अगला स्टेप सीधा ये होता है कि न्यूक्लियर हथियार भी बनाया जा सकता है। नॉर्मली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें जरूरत होती है फिशन रिएक्शन की, जिसे हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, जो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, उसकी जरूरत होती है। उसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसे हम कंट्रोल में रख करके इस्तेमाल। फिशन रिएक्शन जो है, जब चेन रिएक्शन बन जाए और वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो वो भी बम का ही काम करता है। जी। फ्यूजन रिएक्शन में कहीं ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। तो नॉर्मली आप जब फिशन रिएक्शन पे मास्टरी कर लेते हैं तो उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करना आसान काम होगा। हमने भी जो बॉम्ब फोड़ा था वो इसका तरीका यही था, पाकिस्तान ने भी जो बॉम्ब फोड़ा था उसका भी यही तरीका था कि पहले फिशन किया, उससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की और उससे फ्यूजन रिएक्शन किया और फिर वो कहीं ज्यादा एनर्जी एक्सप्लोड। जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब का भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है, न्यूट्रॉन बॉम्ब कहा जाता है, कई तरह के और बॉम्ब्स हैं। न्यूट्रॉन बॉम्ब और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि वो जिंदगी खत्म करता है, उसमें शॉक वेव्स कम पैदा होती हैं और गर्मी कम पैदा होती है, तो वो तो बिल्कुल ही गैर इंसानी चीज है। वैसे तो हर असलहा गैर इंसानी है। तो जहां तक सवाल है इन बॉम्ब्स का, ये बहुत खतरनाक बॉम्ब्स हैं। परेशानी क्या है कि अगर एक जगह स्टार्ट हो जाए तो फिर इसका रोकना बहुत मुश्किल है इस वॉर का। नंबर एक, इस वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कभी बड़े लेवल के ऊपर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं। दूसरी परेशानी यह है कि डिलीवरी सिस्टम जो है वो अगर आपका प्रिसाइज नहीं है तो जहां आप गिराना चाहते हैं, जहां आप उड़ना चाहते हैं, उसके अलावा किसी जगह अगर फूट गया तब बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा जिसे आप वापस नहीं ले सकते। जो छोटे से नन्हे से टॉय जैसे बॉम्ब थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए आज के मुकाबले में, तो अगर 5 बड़े अफ्यू मेगाटन के बॉम्ब गिराए जाएं तो न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो सकती है जिसमें आप खुद भी नहीं बचेंगे। तो बात यह है कि ये डिटरेंट नहीं है, बात यह है कि अगर एक बार शुरू हुई तो फिर खुद जो देश शुरू कर रहा है वो भी नहीं बचेगा, चाहे उसके पास एक ही क्यों ना बॉम्ब हो सकता है कि अकेला एक बॉम्ब। वैसे तो इजराइल 40 से लेकर के 100 के करीब बॉम्ब का आंकड़ा है, पाकिस्तान के पास 140 के करीब का आंकड़ा है, हमारे यहाँ 120 125 का आंकड़ा है। ये इस तरह के आंकड़े हैं, तो ये बड़े बॉम्ब्स हैं और ये बहुत बड़ी तबाही पैदा कर सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बात भी ना होने पाए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, यानी नाम भी ना लिया जाए कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो या तो दुनिया में पीस आ सकती है कि सभी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो और सभी उसको इस्तेमाल करने से डरें और इस्तेमाल ना करें, या फिर शांति इस तरीके से आ सकती है कि तमाम देश हथियार खत्म कर दें, न्यूक्लियर हथियार कम से कम तो खत्म कर दें, तब जाके शांति आ सकती है, तब भी हम वॉर करने से डरेंगे। क्या दोनों ही सिचुएशन
एक यूटोपिया नहीं है कि तमाम देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो और तमाम देशों के पास कुछ भी ना हो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना हो, हथियार भी ना हो। क्या यूटोपिया नहीं है? क्या हम इंसानियत पे इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम बिना हथियार के जिंदा रह लेंगे? जब यूटोपिया की कोई बात करता है तो मैं हमेशा उसको भगत सिंह की एग्जाम्पल देता हूं। जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहा था तो ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि उसका आइडिया जो है यूटोपियन आइडिया है। जी। दुनिया भर की ऐसी बड़ी ताकत जिसका सूरज नहीं डूबता, उससे एक नौजवान टकराने की कोशिश कर रहा था। बात यह है कि आइडियाज को अगर आज हम लड़ाई नहीं शुरू करते तो फिर ये आइडिया कभी इंप्लीमेंट इंसानियत करेगी ही नहीं। हमें आज और अभी डिमांड करना होगा और लगातार डिमांड करना होगा और उन लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करनी होगी जो इसमें एक रोमांस देखते हैं। आपने अभी जिक्र किया शुरुआत में कि इंडिया पे क्या इफेक्ट होने जा रहा है, तो वहां जी। अगर एक गुंडा मौजूद है और वो भी आज के दौर में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें ये बात बहुत साफ है कि कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं है। सारा मामला ये है कि मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है तुम्हारे देश के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में। यानी अडानी का पोर्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा वहां पर। तो अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उनमें ईरान तक पहुंच चुकी है, पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त, और फिर उसके बाद हमारे बॉर्डर्स शुरू होते हैं। अगर हम इजराइल को ये खुली छूट दे देते हैं कि वो जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ जो चाहे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम उसके साथ हम यूएन से वॉकआउट करेंगे, हम यूएन में खामोश रहेंगे, तो हम खुली छूट दे रहे हैं इस गुंडागर्दी की, और इस गुंडागर्दी को कल को हम भुगते हैं। इसलिए कि जब हिटलर ने शुरुआत की थी तो वो खाली जर्मनी के अंदर ज्यूस को खत्म करना चाहता था। यहां से शुरुआत की थी और फिर आगे तक बढ़ते बढ़ते उसने दुनिया भर पे कब्जे की बात करना शुरू कर दी। आज अगर हम इजराइल को ये छूट दे रहे हैं और अमेरिका को ये छूट दे रहे हैं कि वो जेनेवा कन्वेंशन की हर चीज को तोड़ दें, वो सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर जाएं, और हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं यूनाइटेड नेशंस में भी और वैसे भी, तो फिर हम अपने लिए आफत बुलवा रहे हैं। बिकॉज ये पूरा रीजन कंटिन्यूअस रीजन है, ये ऐसा नहीं है हम अरब वर्ल्ड कह के बच नहीं सकते। ये पूरा लैंड लॉक्ड है, वहां से लेकर के और यहाँ तक कोस्टल एरिया के साथ हमारे रिलेशनशिप एशिया के और यूरोप के हर एक देश के साथ लैंड से हैं, ये हमें याद रखना। तो अगर किसी की आकांक्षाएं ये बन जाती हैं कि ज्यूज को सारी दुनिया के ऊपर राज करना चाहिए कल को, तो वो हमारे ऊपर भी होगा। देखिए, ये बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि अगर आप किसी का जलता हुआ घर देखकर खुश हो रहे हैं तो अगला नंबर आपका है। न्यूक्लियर बॉम्ब के रचयिता रॉबर्ट जे ओपनहाइमर जब अपने एक दोस्त साइंटिस्ट से बात कर रहे होते हैं कि कहीं हम दुनिया खत्म करने वाली चेन रिएक्शन तो नहीं शुरू कर देंगे, तो वो दोस्त एक यहूदी साइंटिस्ट और इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे ऐसे साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। हेलो, एल्बर्ट आइंस्टीन उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ओपनहाइमर, हम इवेंचुअली एक चेन रिएक्शन शुरू तो कर देंगे कि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो लगातार इतने न्यूक्लियर बॉम्ब फटेंगे कि ये दुनिया कई बार खत्म की जा सकती है।
और आज हमारे हथियार के टकसालों में, हमारे तोपखानों में इतने बॉम्ब रखे हैं कि कई बार इस दुनिया को खत्म किया जा सकता है। तो फिर दुनिया को खत्म करने से पहले अगर इंसानों की आंखें खुल जाएं तो बेहतर है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह की और ही चर्चाओं को देखते रहने के लिए बोलता हूं हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।